हेलो गाइस, मेरा नाम है शगुन सांगवान। कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे, पहले भी मैं टारगेट फॉर आईक्यू पर काम कर चुका हूं। तो मैं फिर से आया हूं और इस बार हम लोग जो हैं एपीओ, बिहार एपीओ, यूपी पीसीएस, यूपीसीएस जे सभी के लिए जीएस के लिए बैच चलाने वाले हैं। लेकिन बैच कैसे रहेगा, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस तरह हम लोग तैयारी कराएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। आज तो केवल मैं छोटा सा डेमो देने वाला हूं आप लोगों को। हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कि हमें पढ़ाना क्या है। हम लोग आज पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं और कोई भी एक आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 262 और 263 के बारे में। हम लोग दो आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 262 मतलब आर्टिकल 262 और आर्टिकल 263। 262 में दे रखा है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, अंतरराज्य जल विवाद। 263 में दे रखा है इंटरस्टेट काउंसिल। तो दो आर्टिकल्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहां पर हम लोग इनका एक डेमो क्लास हो जाएगा छोटा सा इन दो आर्टिकल्स को लेकर, और बाकी बैचेस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हम बाद में बात कर लेंगे। पहले इन्हें सीख लेते हैं। तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट और इंटरस्टेट काउंसिल्स, अंतरराज्य जल विवाद और अंतरराज्य परिषद की बात करने वाले हैं, इंटरस्टेट काउंसिल्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 262 की, अंतरराज्य जल विवाद को लेकर बात करेंगे हम लोग। आर्टिकल 262 की बात कर रहे हैं हम लोग। पहली बात तो आप लोगों को समझना होगा कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट क्या है। पानी को लेकर, जल को लेकर विवाद किस प्रकार का है, चलिए सिखाता हूं। आप लोग जानते होंगे ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीप भारत है। प्रायद्वीप भारत, कुछ लोगों को यह भी ना पता होगा कि प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, पेनिनसुला किसे बोलते हैं। कोई भी स्थलखंड जब तीन ओर से पानी से घिर जाए उसे हम लोग पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। यहां पर हमारा एक स्टेट है केरला, यहां पर एक है तमिलनाडु और यहां पर है कर्नाटका। कर्नाटका में वैसे तो यहां पर ये पश्चिमी घाट है, पूरा वेस्टर्न घाट माउंटेन्स है हमारा, जो यहां से आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और केरल तक जाता है। यहां पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी माउंटेन्स है कर्नाटका में। वहां से एक रिवर ओरिजिनेट करते हैं जिसका नाम है कावेरी। तो कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कर्नाटका, फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स, देन फ्लोज टू द साउथ ईस्ट एंड ड्रेन्स इनटू द, मतलब एंटर करेगी तमिलनाडु में एंड ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लेकिन जब कोई नदी दो राज्यों से बह रही है, निकलती कर्नाटका से तमिलनाडु में जाती है, तो क्या होता है कि तमिलनाडु जो है, एक बात और बता दूं आपको, हम जब भारत में चावल जो होता है, चावल की तीन किस्में होती हैं हमारे देश में। एक होती है अमन, एक होती है ओस, एक होती है बोरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल कहीं भी आपसे पूछ लेता किसी भी एग्जाम में। अमन जो है वो जुलाई अगस्त में बोई जाती है। ओस याद रखोगे, ओस जो है जून जुलाई में बोई जाती है, या मई जून कह सकते हो आप लोग, मई जून में बोई जाती है। और बोरा जो है नवंबर दिसंबर में। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारे देश में जैसे हम लोग आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, यहां पर एनसीआर में खड़े हैं, मेरठ में, तो यहां पर जो है हम लोग अमन बोलते हैं। अभी हमारे यहाँ चावल की बुआई चल रही है तो अमन बोई जाती है। लेकिन तमिलनाडु और हमारा पश्चिम बंगाल जो हमारे एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, दोनों ऐसे राज्य हैं भारत में जो दोनों केवल ये हैं जहां पर तीनों फसल होती है। मैं कहना ही चाह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का बहुत बड़ा स्थान है हमारे देश में राइस प्रोडक्शन में। वैसे तो इंडिया का दूसरा है आफ्टर द चाइना, लेकिन फिर भी याद रखोगे। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि तमिलनाडु में तीनों फसल होते हैं चावल की। चावल के मेजर लार्ज प्रोड्यूसिंग इसमें मतलब स्टेट है ये। फिर भी यहां पर लेकिन ये जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, हमारा साउथ ईस्ट मॉनसून आता है। अगर मैं इसकी बात करूं, वैसे तो मैं आपको बताता रहूंगा ये सब चीजें। जब कोई पहाड़ बीच में पड़ता है तो जिस ढलान से कोई भी रेन मतलब बारिश वाली हवा जैसा मानसूनी वर्षा होती है, चढ़ती है जिस स्लोप से, तो उधर ही बारिश होती है, याद रखोगे। इस वाले एरिया को हम लोग विंडवर्ड स्लोप कहते हैं। और जिधर बारिश नहीं होती उसे हम लोग रेन शैडो एरिया कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। तो तमिलनाडु वेस्टर्न घाट के, बिकॉज साउथ ईस्ट मानसून जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इधर से आता है, तो ये रेन शैडो एरिया है, इसमें बारिश नहीं हो पाती तमिलनाडु में।
तमिलनाडु में बारिश नहीं हो पाती, फिर भी चावल बोता है यहाँ पे। चावल के लिए तो बारिश में रेनफॉल भी आपको पता होना चाहिए 100 से ऊपर होती है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चावल के लिए रेनफॉल कितनी होती है। बिकॉज गेहूं के लिए 100 से कम होती है, चावल के लिए 100 से ज्यादा होती है। एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि चावल और गेहूं के लिए जो बीच में रेनफॉल होती है, कौन सी कितना रेनफॉल जो है दोनों को बांट देता है, तो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल बांट देता है। वो बात की है, वो तो हम पढ़ते रहेंगे, ऐसी बेसिक सी चीजें तो मैं सिखाता रहूंगा आप लोगों को। लेकिन जब यहां से ब्रह्मगिरी माउंटेन से कावेरी निकलती है तो फ्लो करती है तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में जाते हैं, तमिलनाडु में पूरा जो चावल होता है, बिकॉज ये रेन साइड एरिया में, अभी आपने सीखा पश्चिमी घाट के कारण बारिश नहीं हो पाती, फिर भी बारिश होती है। तो तमिलनाडु में जितना, फिर भी यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती, फिर भी चावल होता है। तो तमिलनाडु में जितना चावल होता है, इट्स डिपेंड्स ऑन द इरिगेशन फ्रॉम द कावेरी। कावेरी से सिंचाई पे डिपेंड करता है। और जब कावेरी से सिंचाई पे डिपेंड करता है, लेकिन कर्नाटक का बांध बना रहा है शिव समुद्रम किस पर? कर्नाटक में किस पर? कावेरी में। कावेरी नदी पर वो बांध बना रहा है, बांध बनाएगा तो पानी रुकेगा। तो सिंपल सी बात है, तमिलनाडु ने कहा कि जितना पानी हम लोगों को जरूरत है उतना पानी हम लोगों को नहीं मिल रहा है जी। ऊपर से हमारी जो है यहाँ पर चावल की फसल बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी, तो इसलिए कावेरी पर जो बांध बनाया जा रहा है शिव समुद्रम, कावेरी का पानी रोका जा रहा है, इसलिए दोनों राज्यों में जो डिस्प्यूट हो चुका है। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए, इस तरह के डिस्प्यूट्स पर काम करने के लिए हमारे संविधान में, आप लोग समझ चुके होंगे कि वाटर डिस्प्यूट किस तरह का होगा, तो हमारे संविधान में इनके लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया है, कौन सा? 262 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। काफी इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का क्या मतलब है। चलिए बात करते हैं, अब देखते हैं अंतरराज्य जल विवाद। मतलब अंतरराज्य, जिसे हम लोग देख रहे हैं अभी, अंतरराज्य जल विवाद, जिसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आप लोग बोल रहे हो। अब सुनो, इतना तो समझ में आ गया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट क्या है। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, सीधा सीधा डिस्कशन करूंगा। जब भी कोई अंतरराज्य जल विवाद होगा तो अनुच्छेद 262 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अधिकार संसद को है कि इस पर डिसीजन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब जुडिशरी के जुरिस्डिक्शन से बाहर निकाल देगा इसको। अब बाहर कैसे निकालेगा? वो क्या बनाएगा? ट्रिब्यूनल्स बनाएगा। ट्रिब्यूनल्स में क्या होता है? छोटी कोर्ट, न्यायाधिकरण। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो इन पर इंटरस्टेट को खत्म करने, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए अधिकार किसको है? संसद, पार्लियामेंट को। इतना आप लोग याद रखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लेकर चल रहा हूं मैं, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में आप लोग, कुछ लोग यहां पर ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को ना पता हो पार्लियामेंट क्या होता है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट, संसद, हमारे देश में एक ही है जिसमें प्रेसिडेंट साहब होते हैं, राष्ट्रपति साहब होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। हमारे देश में कोई भी कानून बनना है पूरे देश के लिए तो पार्लियामेंट बनाएगी, लोकसभा से बिल पास होगा, राज्यसभा से होगा, या इवन पहले राज्यसभा से हो सकता है, लोकसभा से होगा, राष्ट्रपति उनको सहमति देंगे तो पूरे देश के लिए कानून बन जाएगा। ऐसे ही हर स्टेट में राज्य विधानमंडल होता है, जिसे हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। राज्य विधानमंडल जिसमें होगा राज्यपाल, गवर्नर, विधानसभा जिसे हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे, विधान परिषद जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेंगे। तो हर राज्य में, स्टेट्स में, सेंटर में एक ही है पार्लियामेंट, व्हिच कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 168 ऑफ, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बोला गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ अ गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट्स ऑल। तो राज्यों के लिए कानून कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल। वो बात अलग है कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, वर्तमान में 6 में है। आर्टिकल 169 संसद को अधिकार देता है विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है, खत्म भी किया जा सकता है। जिस राज्य में है तो वहां पर दोनों कानून बनाएंगे। जिस राज्य में केवल सिंगल हाउस है, विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, 22 राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो वहां पर विधानसभा और राज्यपाल सभा बनाएंगे। चलो, पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडल का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है। वैसे तो 1 घंटे क्लास होगी है, उसमें खत्म हो जाएगा सब कुछ, डरो मत बिल्कुल भी। तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का अधिकार है अंतर्राज्यीय जल विवाद पर काम करने के लिए। और पार्लियामेंट को जब अधिकार दिया कौन से आर्टिकल 262 ने, तो इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट है, 2 कानून पारित करे संसद ने, याद रखोगे। रिवर बोर्ड एक्ट 1956, नदी बोर्ड अधिनियम, और इंटर
स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एक्ट 1956, याद रखो काफी इंपोर्टेंट है। मतलब मैंने बताया ट्रिब्यूनल क्या है, छोटी कोर्ट, यह भी बोला मैंने। तो दो एक्ट बनाए गए, दो कानून बनाए गए, रिवर बोर्ड अधिनियम 1956, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम या अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण अधिनियम 1956। रिवर बोर्ड क्यों बनाए गए? बिकॉज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रिवर्स, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रिवर्स, टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट्स, है जी, जिस राज्यों से बहेगी नदी, तो काफी इंपोर्टेंट है। लेकिन अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण क्यों बनाए गए? जिससे छोटे छोटे कोर्ट बनाए जा सके और अलग अलग नदियों को लेकर डिस्प्यूट्स को, फॉर एग्जांपल महानदी हो गई, कावेरी पर हो गया, कृष्णा पर हो गया, गोदावरी पर हो गया, है जी, वंशधारा पर हो गया, तो जो भी डिस्प्यूट्स है उनको छोटे छोटे कोर्ट्स के द्वारा, ये कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं है, मतलब अलग अलग व्यक्ति को जिनको कानून का ज्ञान है या कोई पूर्व जज है, उनको लेकर जो है छोटे छोटे ट्रिब्यूनल गठित की जाती है, गवर्नमेंट करती है। तो इसलिए जो है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया गया 1956 में। अब आपको क्या याद रखना है कि रिवर बोर्ड अधिनियम में रिवर बोर्ड कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा जो हमारे देश में ट्रिब्यूनल बनाए जा चुके हैं, वो कितने ट्रिब्यूनल बनाए जा चुके हैं? 9 ट्रिब्यूनल्स बनाए जा चुके हैं, काफी इंपोर्टेंट है। जैसे पहले बात करूं, आपको 9 के 9 याद रखने हैं, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ सकता है, इनके आपसे आर्टिकल्स मतलब ईयर भी पूछ सकता है आपसे, है जी। कौन कौन सी नदी के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जा चुका है, कौन कौन सी के लिए नहीं बनाए गए, ये भी पूछा जा सकता है। तो अभी मैं लिखे दे रहा हूं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखोगे नर्मदा 1969, गोदावरी, थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूं आज को भी डेमो क्लास है, मैं बता रहा हूं मजे मजे में। गोदावरी हो गया, कृष्णा 1969, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा 1969। उसके बाद याद रखोगे आप रावी, और 20 को लेकर रावी व्यास हिमाचल प्रदेश पंजाब से बहते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे 1986। देन काफी इंपोर्टेंट है आपसे कावेरी, 1990 कृष्णा के लिए सेकंड, 2004 यहां पर लिख रहा हूं, मार्कर भी चलना बंद हो गया, कृष्णा के लिए सेकंड। उसके बाद इंपोर्टेंट है महादई, याद रखोगे 2010, वंशधारा 2010, और सबसे लेटेस्ट जो अभी हाल ही में ट्रिब्यूनल बना था वो है महानदी का, याद रखोगे 2018 में। ये काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे 262 आर्टिकल में क्या है। तो दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू द ट्रिब्यूनल्स बनाने का अधिकार किसको दिया? संसद को, बिकॉज संसद ने 2 एक्ट बनाए, रिवर बोर्ड एक्ट और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया गया 1956 में। और ट्रिब्यूनल कौन कौन से बनाए जा चुके हैं, इनका आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगवा सकता है, इनके ईयर्स में लगवा सकता है आपसे, काफी इंपोर्टेंट है ये आर्टिकल पूरा हुआ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 263 की। आर्टिकल 263 में मैंने अभी आपसे बताया, इस यहां पर क्या दे रखा है? इंटर स्टेट काउंसिल्स, अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद कौन सा आर्टिकल में है? 263 में, काफी इंपोर्टेंट है। पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी एक बॉडी अगर किसी आर्टिकल के तहत बनाई जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं संवैधानिक, काफी इंपोर्टेंट है। अगर कोई भी बॉडी किसी एक्ट से बनाई जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं सांविधिक, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। अगर कोई भी बॉडी एक सरकार के केवल आदेश से बना दी, मंत्रालय ने बना दी, तो उसे हम मंत्रिपरिषद ने बना दी तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एग्जीक्यूटिव बॉडी, काफी इंपोर्टेंट है। कार्यपालक निकाय बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो इंटरस्टेट काउंसिल जो है, इतना याद रखोगे, चाहे वो इंटरस्टेट काउंसिल्स हो, चाहे आर्टिकल 262 में इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स हो, दीस आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, काफी इंपोर्टेंट है बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द एक्ट ऑफ द फॉर्म्ड बाय द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, काफी इंपोर्टेंट है, ये याद रखोगे आप लोग।
अब इंटरस्टेट काउंसिल जो है, जैसे इंटरस्टेट वोटर डिस्प्यूट्स को लेकर काम करने का अधिकार था संसद को, लेकिन इंटरस्टेट काउंसिल बनाने का अधिकार है प्रेसिडेंट को। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हो जाएगा इतना, कर लोगे इतना काम। अब बात कर लेते हैं, तो प्रेसिडेंट को ये काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंतरराज्य परिषद बनाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। आप सुनना जी ध्यान से। इंटरस्टेट वोटर डिस्प्यूट्स को, सॉरी इंटरस्टेट काउंसिल्स को बनाने के लिए सबसे पहले जो रिकमेंडेशन दी वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछा लगा पहली बार रिकमेंडेशन किसने दी? अभी 15 मिनट में पूछूंगा मैं, 15 मिनट में। हाँ ठीक है ठीक है। इंटरस्टेट काउंसिल्स को बनाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति साहब को है। अंतरराज्य परिषद बनाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति साहब को है। ये याद रखोगे। अंतरराज्य परिषद के गठन के लिए पहली बार जो सिफारिश करी वो था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। वो कब बना था? 1966 में। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इट वाज फॉर्म्ड इन 1966 इन द लीडरशिप ऑफ, रुक जाते हैं यहां पे, लीडरशिप किसने करी वो आप लोग बताओगे खुद मेरे को। हाँ जी, कमेंट करके बताओगे वीडियो में कि लीडरशिप किसने की। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कौन लेकर आया था 1966 में, वो आप लोग बताओगे। लेकिन इसके रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया। बाद में 1983 में सरकारिया आयोग आया, सरकारिया कमीशन आया, और सरकारिया कमीशन ने रिकमेंडेशंस दोबारा दी कि आप लोग जो आर्टिकल 263 में लिखा है पहले से कि अंतरराज्य परिषद बननी चाहिए, उसको आप लोग बनाते क्यों नहीं हो? तो अंतरराज्य परिषद का जो असलियत में गठन हुआ वो सरकारिया कमीशन के तहत हुआ। और सरकारिया कमीशन में एच.एस. सरकारिया थे और सेन थे और शिवरामन साहब थे। ये नॉर्मल सी बात है, कभी पूछ लेते हैं सरकारिया में कौन कौन थे, तो याद रखोगे सरकारिया, सेन और शिवरामन। इन्होंने दोबारा से रिकमेंडेशन दिया क्योंकि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया। और आप लोग बताओगे मुझे कि वो उसके हेड कौन थे। बाद में इनको फॉलो करते हुए 1990 में पहली बार वीपी सिंह की सरकार थी हमारे देश में, सॉरी वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय, और 90 में हमारे देश में पहली बार अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया। काफी इंपोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि अंतरराज्य परिषद में होता कौन कौन है, मतलब क्या, इसकी संरचना, कंपोजिशन। याद रखोगे अंतरराज्य परिषद में प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष, पीएम होते हैं चेयरमैन, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरे, सभी राज्यों के सीएम्स, मुख्यमंत्री, हर एक स्टेट से मुख्यमंत्री होगा। अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है तो वहां पर गवर्नर साहब होंगे, इतना याद रखोगे। सभी ड्यूटीज के याद रखोगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हो या जो भी प्रशासक हो, बिकॉज आप लोग जानते हो जो यूनियन टेरिटरीज है, या तो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, एलजीस होते हैं, या कमिश्नर साहब होते हैं जैसे चंडीगढ़ में। और कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और वो भी कितने हैं? 6 में से, जिसमें कंपलसरी है कौन? गृह मंत्री। तो मेरे हिसाब से दोनों आर्टिकल सभी लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। दोनों आर्टिकल्स में क्या क्या है। इंटरस्टेट काउंसिल से आर्टिकल 263 में, और इंटरस्टेट वोटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल से आर्टिकल 262 में अंतरराज्य जल विवाद है। ये डेमो क्लास है, अभी थोड़ा सा डिस्कशन किया है, थोड़ा हम लोग लेट भी हैं आज, तो बाकी आपको जो है सतेंद्र सर आपको सब बताएंगे कि हम लोग बैचेस कैसे कैसे चलाएंगे, बैचेस में क्या क्या सब्जेक्ट्स रखेंगे, बैचेस में हम लोग अपना टारगेट कैसा पूरा करेंगे, चाहे वो पीसीएस हो, एपीओ हो, या फिर पीसीएस जीओ हो, जो भी है, जनरल स्टडीज को कैसे हम कवर करेंगे, चाहे उसमें आपका साइंस हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर्स हो, सब कुछ हम लोग आपको, सतेंद्र सर आपको सब कुछ समझा देंगे कैसे कैसे होगा। बाकी क्वेरीज में अपने आप क्लियर करूंगा। तो आज तो केवल डेमो क्लास है, हम लोग जल्दी ही जो है आपके साथ आने वाले हैं और पेपर इस बार क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।